हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पीरियोडिक टेबल से टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी प्रश्न मिस नहीं करिएगा। हर प्रश्न के साथ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, यहाँ से इन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने किस वर्ष तत्वों का आवर्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो दिमित्री मेंडलीव, जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, इन्होंने 1869 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसीलिए दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? दिमित्री मेंडलीव को, जो कि एक रूसी रसायनज्ञ थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में किस भौतिक विज्ञानी ने यह दिखाया कि तत्वों का मौलिक गुण उनकी परमाणु संख्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले ने ही 1913 में ये बताया कि तत्वों का मौलिक गुण जो है उनकी परमाणु संख्या है। इसीलिए हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? हेनरी मोसले को। तो आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है दिमित्री मेंडलीव को, वहीं आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है हेनरी मोसले को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? आवर्त सारणी को हम लोग मैप के साथ पढ़ेंगे, जिससे आसानी से चीज़ें आप सभी को याद हो जाएंगी। देखिए, समूह जो हैं, ग्रुप, जिन्हें वर्ग भी कहा जाता है, ये अगर आप आवर्त सारणी का मैप देखेंगे तो ये पहला समूह है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये 18वां समूह है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। ठीक है, 7 आवर्त हैं। आवर्त यहाँ पे पहला आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे यहाँ तक ये 7 आवर्त आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आवर्त हैं, इस तरीके से ये 7 आवर्त हैं यहाँ पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह पूछे तो 18 हैं, आवर्त पूछे तो 7 हैं। ध्यान रखिए, आवर्त यानी पीरियड्स। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों अथवा आवर्त पीरियड्स की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि आवर्त यानी पीरियड्स की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी को कितने मुख्य ब्लॉकों में विभाजित किया गया है और वे कौन कौन से हैं? तो 4 मुख्य ब्लॉकों में विभाजित किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी को। ये ब्लॉक हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक को हम आगे देखने वाले हैं, जिससे आसानी से चीज़ें आप सभी को याद हो जाएंगी। यहाँ पर मैप लगाने के लिए जगह नहीं था, छोटा मैप लगेगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो आगे हम मैप को देखेंगे। तो 4 मुख्य ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, याद रखिए। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व सामान्यतः किस समूह में स्थित होते हैं? तो सबसे पहले ब्लॉक को समझिए। ये एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। ये ग्रीन कलर में पी ब्लॉक है। ठीक है, रेड कलर में ये डी ब्लॉक है और येलो कलर में आपको यहाँ पे एफ ब्लॉक दिखेगा। तो ये एस पी डी एफ ब्लॉक हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व सामान्यतः किस समूह में स्थित होते हैं? तो समूह 1 और समूह 2 में। यहाँ पे आप देखिए, ये समूह 1 है और ये समूह 2 है। ठीक है, तो एस ब्लॉक के तत्व जो हैं समूह 1 और समूह 2 में हैं। और नोट करिएगा, समूह 1 के तत्व जो हैं ये क्षार धातुएं होते हैं। ये क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं। समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर केवल हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा तो समूह 1 के सारे तत्व क्षार धातुएं हैं। वहीं समूह 2 के तत्व जो हैं ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्या है? क्षारीय
क्षारीय मृदा धातुएं। तो एक क्वेश्चन से ये सारे पॉइंट्स जो बनेंगे इन्हें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ब्लॉक के तत्व अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं? किस ब्लॉक के तत्व अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं? एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? तो ये समूह 1 और समूह 2 के तत्व जो हैं ये अत्यधिक जो है क्रियाशील धातुएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम किस समूह के तत्व हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम, इसके अलावा रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम और सबसे नीचे फ्रांसियम किस समूह के तत्व हैं? तो ये समूह 1 के तत्व हैं, ठीक है, समूह 1। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षार धातुएं हैं, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोंटियम, बेरियम और रेडियम किस समूह के तत्व हैं? तो ये समूह 2 के तत्व हैं, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। समूह 2 ये वाला है, ये समूह 2 के तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोंटियम, बेरियम और रेडियम। इसमें एक चीज़ और नोट करिएगा, इसमें बेरिलियम को छोड़कर सभी क्षारीय धातुएं हैं जो पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो समूह 2 के जितने भी तत्व हैं उनमें बेरिलियम को छोड़कर सभी क्षारीय धातुएं हैं। किस समूह की धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके प्रबल क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाती हैं? तो समूह 1 की धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करके प्रबल क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर, याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन जो है ये क्षार धातु नहीं है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें कौन कौन सी क्षार धातुएं हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। चलिए अगला क्वेश्चन, समूह 3 से समूह 12 तक के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? समूह 3 से समूह 12 तक, ठीक है। अब इसमें देखिए समूह का नाम नहीं लिखा गया है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये समूह 1 है, ये समूह 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरीके से इधर ये लास्ट वाला 18वां समूह है, ठीक है। तो ये समूह 3 है और रेड कलर में ये समूह 12 है। ये जितने भी समूह हैं ये 3 से 12 तक हैं। तो इन्हें किस ब्लॉक में रखा गया है? डी ब्लॉक में, रेड कलर में डी लिखा हुआ है, इन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है। समूह 3 से समूह 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व अथवा संक्रमण धातु कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के ये जो तत्व हैं रेड कलर में, इन्हें संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समूह 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो अब देखिए, ये है पहला समूह, ये है दूसरा, और 3 से लेकर ये 12 तक समूह है, और यहाँ से स्टार्ट होता है 13वां समूह और ये 18वां समूह। यानी इस समूह के बारे में पूछ रहा है कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो पी ब्लॉक में रखे गए हैं। ग्रीन कलर में जो है ये पी ब्लॉक है, ठीक है, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में रखे गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्व शामिल हैं? तो देखिए, मुख्य आवर्त सारणी के नीचे ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, इसमें पहला ये लेंथेनाइड का श्रृंखला है और ये नीचे वाला एक्टिनाइड का श्रृंखला है। तो इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है और इसका मुख्य कारण क्या है?
तो देखिए आवर्त सारणी में एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण एंथैल्पी जो है ये बढ़ती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु का आकार घटता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन इसमें कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो ये है फ्लोरीन। ठीक है, समूह 17 का ये तत्व है, ध्यान रखिएगा, 17वां समूह का ये तत्व है फ्लोरीन। आवर्त सारणी के किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोष जुड़ते जाते हैं, नए शेल्स जो हैं जुड़ते जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और हैलोजन तत्व क्रमशः आवर्त सारणी के किन समूहों से संबंधित हैं? तो क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और हैलोजन तत्व आवर्त सारणी के किन समूहों से संबंधित हैं? तो समूह 1, समूह 2 और समूह 17 से संबंधित हैं। तो देखिए समूह 1 का जो ये तत्व है इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, और समूह 2 के जो तत्व हैं इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है बेरिलियम को छोड़कर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समूह 2 के तत्व बेरिलियम को छोड़कर सभी क्षारीय मृदा धातुएं हैं, समूह 1 के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षारीय धातुएं हैं। ठीक है, और हैलोजन जो है ये समूह 17 के तत्व हैं, समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है ये सारे। ठीक है, और हैलोजन तत्व कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन तथा टेनेसिन डैश तत्वों के उदाहरण हैं। तो देखिए यही हैलोजन तत्वों के उदाहरण हैं। ठीक है, समूह 17 में जो तत्व हैं इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है, और समूह 17 के तत्व कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन तथा टेनेसिन। ठीक है, और इनका ये जो चिन्ह है इन्हें भी याद रखना है। अक्सर इस तरीके से दे देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा तत्व है, तो इनका चिन्ह जो है उन्हें भी याद रखना है। टेनेसिन का चिन्ह TS होता है, एस्टेटाइन का चिन्ह जो है AT होता है। इस तरीके से ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उप धातु का उदाहरण है और इसे आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? तो ये है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये P ब्लॉक में है, धातुओं और अधातुओं के बीच की सीमा रेखा पर इसे रखा गया है आर्सेनिक को। ठीक है, तो ये एक उपधातु है। आर्सेनिक क्या है? ये एक उपधातु है। उपधातु का मतलब होता है कि इनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है, इसलिए उपधातु का उपयोग जो है सेमीकंडक्टर उद्योग में, अर्धचालक उद्योग में बड़े पैमाने पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? F ब्लॉक में F ब्लॉक के तत्व हैं ये, लैंथेनाइड्स तत्व और एक्टिनाइड्स तत्व। ठीक है, तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है बोल रहा है? चलिए जानते हैं। तो वे आवर्त सारणी के समूह 3 में स्थित इन्हें माना जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी के समूह 3 में स्थित इन्हें माना जाता है F ब्लॉक के तत्वों को। ये तत्व कौन से हैं? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन्हें विस्तार से अध्ययन करने के लिए मुख्य सारणी के नीचे अलग से पंक्तियों में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में धात्विक गुण सबसे अधिक होता है? तो बताइए इनमें से किस तत्व में धात्विक गुण सबसे अधिक होता है? तो ये है सीजियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। आवर्त सारणी में देखेंगे तो ये है सीजियम। ठीक है, जो कि छठे आवर्त का तत्व है और पहले समूह का तत्व है। ठीक है, सीजियम। तो इनमें से सीजियम जो है ये सबसे अधिक धात्विक गुण वाला तत्व है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आवर्त सारणी का सबसे
ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये है फ्रांसियम, जो कि जस्ट सीजियम के नीचे है और ये 7वें आवर्त में है। और पहले समूह का आखिरी तत्व है फ्रांसियम। फ्रांसियम, ठीक है। आवर्त सारणी का ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि व्यवहारिक उपयोग के लिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो उसे सीजियम मारिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि आवर्त सारणी में धात्विक गुण जो है समूह में नीचे जाने पर आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। अर्थात ये जो फ्रांसियम है ये समूह में सबसे नीचे, ठीक है, समूह में सबसे नीचे और आवर्त में सबसे बाएं होने के कारण जो है ये सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है फ्रांसियम। और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे सीजियम है, ठीक है। सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करने में सीजियम दूसरे स्थान पर है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि फ्रांसियम नहीं है इसलिए सीजियम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संक्रमण तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है? डी उपकोष में, उपकोष में, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी किस तत्व की होती है? तो ये है क्लोरीन, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है क्लोरीन की होती है। ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है। आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देख सकते हैं, ये विन्यास है नियॉन 3s² 3p पर q। ये क्या है ये मैं समझाऊंगा अभी। तो ये तत्व जो है समूह संख्या, इन तत्वों का समूह संख्या क्या है? तो समूह 15 है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है Ne, ठीक है। 3s² 3pq जो है ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और फॉस्फोरस का परमाणु संख्या जो होता है, फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। तो ये विन्यास बताता है कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे? Ne से नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 3s² ये जो है ये बता रहा है कि 3s क्या है? उपकोष है। 3s क्या है? उपकोष है। और स्क्वायर का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये 3pq जो बता रहे हैं इसमें 3p क्या है? ये एक उपकोष है। 3p क्या है? उपकोष है। और ये ऊपर जो q बता रहा है इसका मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3p में 3p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जोड़ दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कुल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास है इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है और ये समूह 15 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। मतलब ये हुआ क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है इसलिए इनकी समूह संख्या 15 होगी। अपने पूर्ण संयोजकता कोश के कारण रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व किस समूह से संबंधित हैं? तो समूह 18 से संबंधित हैं। समूह 18 के जो गैसें हैं इन्हें उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस कहा जाता है, ठीक है। समूह 18 यहाँ पर है तो इनके गैस जो है इन्हें नोबेल गैस या फिर अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस इन्हें कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बता रहा है ns² Np/6 ये विन्यास पूर्ण विन्यास है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास बताता है ns/²। ये इसमें s जो है उपकोष है। s क्या है? उपकोष है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। और Np6 में p क्या है? ये उपकोष है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन 6 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास बताता है कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी में अधात्विक गुण में परिवर्तन किस प्रकार होता है?
आवर्त में बढ़ता है और समूह में घटता है। नेक्स्ट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं या फिर अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। समूह 18 के ये सारे गैसें हैं, समूह 18 की ये गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, और ये सारे नोबेल गैसें हैं। नेक्स्ट, किसी भी समूह का पहला तत्व अपने समूह के बाकी सदस्यों से असमान व्यवहार क्यों दर्शाता है? जैसे समूह 1 का पहला तत्व हाइड्रोजन है, समूह 13 का पहला तत्व बोरॉन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी समूह का पहला तत्व अपने समूह के बाकी सदस्यों से असमान व्यवहार क्यों करता है? तो छोटा आकार, उच्च ध्रुवीकरण शक्ति और डी उपकोष की अनुपस्थिति के कारण ही ऐसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों की अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः किसके बराबर होती है? अब इसमें पूछ रहा है, देखिए ये पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक ये ग्रीन कलर में आपको दिखा रहा है, पूछ रहा है कि पी ब्लॉक तत्वों की अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जो है इनमें से किसके बराबर होती है? तो समूह संख्या 10 के तत्वों के बराबर होती है। समूह संख्या 10 कहाँ पर है? ये है, ये 11 है और ये 12 है। तो डी ब्लॉक में स्थित है समूह संख्या 10। ठीक है, तो पी ब्लॉक तत्वों की अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जो है समूह संख्या 10 के तत्वों के बराबर होती है। नेक्स्ट, समूह 16 के तत्वों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? समूह 16 के जो तत्व हैं इन्हें ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। किन्हें? यहाँ पर आप देखिए, ये है समूह 16 के तत्व, ये समूह 16 के तत्व हैं, इन्हें ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। और इन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें चालकोजन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, इस समूह के तत्वों के नाम उनके अयस्क यानी ओर्स बनाने की प्रवृत्ति पर आधारित हैं। और समूह 16 के जो तत्व हैं इनके नाम क्या हैं? तो यह छोटा है, आपको सही से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, पोलोनियम है, पोलोनियम को PO से दर्शाया जाता है। इसके अलावा टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम को TE से दर्शाया जाता है। उसके बाद लिवरमोरियम जिसे LV से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे समूह 16 के तत्व हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाता है? तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है और समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए इन्हें एक ही स्थान पर रखा जाता है। संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? अपूर्ण डी उपकोष में डी से डी संक्रमणों के कारण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त का कौन सा तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है, जिसके कारण उनके गुणों में समानता होती है? तो दूसरे आवर्त का कौन सा तत्व? बोरॉन। ठीक है, तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा है? ये सिलिकॉन। और बोरॉन और सिलिकॉन में क्या समानता है? ये दोनों उपधातुएं हैं। आप देखिए, दूसरे आवर्त का ये बोरॉन है और दूसरे आवर्त का है, यहाँ पे ये दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त का ये बोरॉन है, और यहाँ पे ये तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त का यहाँ पे ये सिलिकॉन है। ठीक है, तो क्या है? दोनों में विकर्ण संबंध है यानी डायगोनल रिलेशनशिप है, जिसके कारण दोनों के गुण समान है और दोनों क्या है? दोनों उपधातुएं हैं। बोरॉन और सिलिकॉन उपधातुएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में इधर से इधर जाने पर। ठीक है, तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो घटती है यानी अम्लीय होती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर
तत्वों के ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति है अम्लीय होती जाती है। ठीक है, यानी क्षारीय प्रकृति घटती है और ये अम्लीय होती जाती है। नेक्स्ट, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है एक आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर, इस तरीके से जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है ये तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच की सीमा पर पाए जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच की सीमा पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? तो ये है हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है इस तत्व की संयोजकता शून्य है। एक्चुअल में नोबेल गैस तत्वों की संयोजकता शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। नोबेल गैस तत्वों की संयोजकता जो है शून्य होती है। और नोबेल गैस कौन कौन से, अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, मैंने आप सभी को बता दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैसें हैं। तो ये समूह 18 के ये जितने भी तत्व हैं ये सारे गैसें हैं। और कौन से गैस हैं? अक्रिय गैस हैं, यानी नोबेल गैस हैं। ठीक है, कौन कौन से ये नोबेल गैसें हैं वो जान लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडियन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं नोबेल गैस हैं, अक्रिय गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति यानी हॉरिजॉन्टल रो क्या दर्शाती है? आवर्त, ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल रो है। ये जो आप देख रहे हैं 7 आवर्त हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल रो है, यानी क्षैतिज पंक्ति है। और ये क्या दर्शाती हैं? आवर्त। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये जो पंक्तियां हैं इधर से इधर, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं जिन्हें वर्टिकल रोज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरूपक तत्वों के संदर्भ में सही है? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें निरूपक तत्व यानी रिप्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा तत्व ज्वाला परीक्षण में चमकीला किरमिजी लाल रंग प्रदान करता है? तो ये है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम जो है ये ज्वाला परीक्षण फ्लेम टेस्ट में चमकीला किरमिजी लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, 118 तत्व हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 15 कॉलम है, स्तंभ में, गलत है। कुल 18 कॉलम हैं। जो समूह हैं उन्हें वर्ग भी कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। तो शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम हैं, कितने स्तंभ हैं, कितने वर्ग हैं, कितने समूह हैं, कितने ग्रुप हैं, कुछ भी इसमें से शब्द दे दे तो 18 आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला ही गलत है और ये बाकी सही हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में ये सब सही है। एक आवर्त में बाएं से दाएं प्रत्येक तत्वों में इसके पहले के तत्वों की तुलना में 1 प्रोटॉन अधिक होता है, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के कॉलम को समूह कहा जाता है, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, ये है दूसरा आवर्त, इसके तत्व कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये दूसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं। इन 8 तत्वों को सेतु तत्व कहा जाता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन तत्व कौन से हैं? समूह 17 के ये जितने भी तत्व हैं इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। कौन कौन से हैं ये? तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन, और At से क्या होगा? At से एस्टेटाइन, ठीक है। और उसके बाद टेनेसीन, ये लास्ट में Ts क्या है? टेनेसीन है। तो ये समूह 17 के तत्व हैं जिन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन तत्व कौन सा है? तो ये है आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु है? तो समूह 14 में केवल एक ही अधातु है। समूह 14 कहाँ है? तो ये है, ठीक है। समूह 14 में केवल एक ही अधातु है, ये है कार्बन। सी से कार्बन, ये एक अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है? उपधातुओं की स्थिति जो है सारणी के दाईं ओर है। ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये सारे उपधातु हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में ही ये सारे के सारे। पी ब्लॉक का समूह कौन कौन सा है जिसमें उपधातु हैं? तो समूह 13, समूह 14, 15, 16 और 17। समूह पी ब्लॉक के समूह 13, 14, 15, 16 और 17 में उपधातु हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से उपधातु हैं वो जान लीजिए। यहाँ पे बी से ग्रीन कलर वाले उपधातु हैं, बी से बोरॉन, और उसके बाद सिलिकॉन है, यहाँ पे SI सिलिकॉन है। इसके अलावा जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है। AS से आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, ठीक है। टेल्यूरियम लिख दे रहा हूँ, टेल्यूरियम। इसके अलावा पोलोनियम, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे उपधातु हैं जो कि सारणी के दाईं ओर स्थित हैं पी ब्लॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल हैं? तो इन्हें पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सारे एक ही समूह में हैं। समूह कौन से? समूह 1 यानी वर्ग 1। और समूह 1 के ये जितने भी धातु हैं इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षार धातुएं हैं, याद रखना है। यदि कोई तत्व 5वें आवर्त से संबंधित है तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन कोश होंगे? तो 5 होंगे, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन कोश होंगे, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का आवर्त संख्या उसके परमाणु में उपस्थित मुख्य कोशों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के हाइड्राइडों NH3, PH3 तथा ASH3 में कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है, कौन सा सबसे अधिक बेसिक है? तो ये है अमोनिया, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि PH3 जो है, P से फास्फोरस, और PH3 जो है ये फास्फोरस का हाइड्राइड है जिसे फॉस्फिन कहा जाता है। वहीं ASH3 जो है ये आर्सेनिक का हाइड्राइड है जिसे आर्सिन कहा जाता है। वहीं NH3 जो है ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है जिसे अमोनिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है? अमोनिया है। निम्नलिखित में से किस क्षार धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये है सीजियम, ठीक है। सीजियम जो है इसका गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि ऑप्शन में फ्रांसियम नहीं है इसलिए ऑप्शन के अनुसार सीजियम राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में फ्रांसियम होता तो वो राइट आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में दीजिए, समूह 1 में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है जिसे
धात्विक बंधन जो है कमज़ोर हो जाता है और इसी वजह से सीजियम का, ऑप्शन के अनुसार सीजियम का गलनांक जो है सबसे कम होगा। ऑप्शन में फ्रांसियम रहता तो फ्रांसियम राइट आंसर हो जाता। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सीजियम जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के बिल्कुल करीब होता है। कमरे के तापमान पर पारा जो है, पारा धातु, ये द्रव अवस्था में होता है, वहीं सीजियम जो है बिल्कुल इसके करीब में होता है, जैसे कि मान लो ये द्रव ही हो, लेकिन पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट, लैंथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो ये है +3, ठीक है। नेक्स्ट, समूह 13 के तत्वों BAl, बी मतलब बोरॉन, ठीक है, Al एल्यूमिनियम, Ga गैलियम, In इंडियम, इंडियन नहीं इंडियम, ठीक है, और Ti से थैलियम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है समूह 13 के तत्वों का +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक स्थिर क्यों होती है? निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अगला क्वेश्चन, एक सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति में ऋण आयन की त्रिज्या धन आयन की त्रिज्या से हमेशा बड़ी क्यों होती है? ऋण आयन में अधिक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों में, ठीक है, संक्रमण तत्वों में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसका कारण क्या है? तो ये है आयरन और निकेल, क्योंकि ये जो हैं अपरिवर्तनीय होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डी ब्लॉक, ये जो है आयरन और निकेल, ये डी ब्लॉक तत्वों के सबसे विशिष्ट उत्प्रेरक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षार धातुओं में लिथियम आयन की जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक क्यों होती है? क्षार धातु में कौन सी है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्षार धातुएं हैं। समूह 1 की ये धातुएं हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वो क्षार धातु नहीं है। तो क्षार धातुओं में लिथियम आयन की जलयोजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लेकिन क्यों होती है? क्योंकि इसका आयनिक आकार जो है सबसे छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का सही क्रम कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझेंगे तो देखिए, सोडियम इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो यही आयनिक त्रिज्या का सही बढ़ता हुआ क्रम यही होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखलाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जो मुख्य आवर्त सारणी है उसमें सबसे नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को रखा गया है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखलाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? लैंथेनाइड गैर रेडियोधर्मी तत्व हैं, जबकि एक्टिनाइड जो हैं ये सभी रेडियोधर्मी तत्व हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समूह 13 के तत्वों में एल्यूमिनियम और गैलियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या असामान्य रूप से घट जाती है, इसका कारण क्या है? तो गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉनों का खराब परिरक्षण होता है, यही मुख्य कारण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आवर्त सारणी से रिलेटेड ये थे टॉप 60 क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।